किसी पर आरोप लगते हैं करप्शन के, इनमें कुछ आधार भी होता है या निराधार होते हैं ज्यादातर? क्या देखिए, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ यदि पलवल में आरोप लगने की बात है, पलवल जिला अपने आप में इतना उदासीन और इतना न्यूट्रल जिला रहा है कि यहाँ पर तो कोई कितना भी करप्शन कर लो कोई बात ही नहीं करता। एक बार आपको सुनवाता हूँ मैं आरोप। अगर नेता का फोन आ गया तो काम हो गया ना। वेटनरी डॉक्टर था तो जानवरों पे इसने काम किया है। ये पलवल के लोगों को जानवर समझता है कि ये बेवकूफ हैं, इनसे पैसा ऐंठो। तो इनको मैं बता देना चाहता हूँ ये जानवर नहीं है आप, लेकिन लोग इसलिए नहीं बोलते डीसी से पंगा है। और दीपक चौहान के जवाब में पलवल जिले के जो बार एसोसिएशन के आजकल के अध्यक्ष हैं जोगेंद्र चौहान, वो भी आए और उन्होंने एक तरह से कहें तो क्लीन चिट दी, सफाई दी। डीसी साहब का जो कार्यकाल है, व्यवहार है, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद में सुनील डागर, ये भी एक्स प्रेसिडेंट है, वो भी आए, उन्होंने भी सफाई दी। देखो, उन्होंने बतौर एक बार के सदस्य होने के नाते अपने निजी किसी कारणवश आरोप लगाए हैं, अन्यथा डीसी साहब का जो व्यवहार है काफी अच्छा है। मेरा नाम महेश शर्मा है जी। शर्मा जी, एक जो डीसी है ये इसने अपना सिस्टम सारा खराब कर रखा है और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई भी ऑफिसर हो, चाहे वो डीसी साहब है या कोई भी है, उसके खिलाफ तो सभी को खड़ा होना चाहिए एकजुट। देखिए साहब, ये जो डीसी साहब हैं ना तो ये किसी से प्रॉपरली जो वकील जाता है उससे सही तरह बात करते हैं। ये अपने यहाँ पे एनार्चिस्ट बने हुए हैं, एक डिक्टेटरशिप चला रखी है। जो वो कहते हैं वो सही है। कुछ लोग इसको जाति से और धर्म से जोड़ के देख रहे हैं, वो गलत। ये भ्रष्ट संरक्षण की वजह से यहाँ पर टिके हुए हैं। जो आदमी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, इस व्यवस्था के खिलाफ अपना सर उठाता है, आवाज बुलंद करता है, उसकी आवाज को दबा। इसके बराबर भ्रष्टाचारी मैंने आज तक नहीं देखा। मैं लोगों को कई बार लेके गया इसे काम कराने के लिए, ठीक है, लेकिन इसके जो जितने भी अधिकारी हैं इसके नीचे, उन सबों ने रिश्वत मांगी और बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हुआ। जो लोग आए थे उन्होंने पैसे दे के भी काम कराए और उसके बाद वो रंगे हाथ भी पकड़े गए, उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे बहुत मामले में भी गया, मेरे से भी 50,000 मांगे थे कि भाई आपको रिन्यूअल कराना है तो 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हम आपके साथ लगातार कई विषयों पर बात करते हैं, कई मुद्दों पर। उन मुद्दों में राष्ट्रीय भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं, क्षेत्रीय भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं। हर विषय पर आपसे बात करते हैं। दक्षिण हरियाणा का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है पलवल। एनसीआर का भी आप कह सकते हैं कि ग्रोइंग जिला है, तेजी से विकसित होता हुआ। और पलवल आजकल चर्चा में है। चर्चा है पलवल के अंदर, एक प्रकार से आप कहें तो उसे आप करप्शन का मुद्दा कह सकते हैं, उसे आप अधिकारियों पर लग रहे आरोप किसे जोड़ सकते हैं, उसे आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस अंदाज में सब कुछ सामने हो रहा है उससे कहीं छवि भी खराब होती है और कहीं ना कहीं नेगेटिव इमेज भी बनती है। वो सब क्या है, सोशल मीडिया पर जो वायरल है, कुछ इसी पर ही बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, पलवल से ही हैं, डॉक्टर हरित बैसला। थैंक यू। हरित बैसला जी शिक्षाविद भी हैं, पेशे से शिक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बेबाक अंदाज में अपनी बात भी रखते हैं और इसके साथ साथ एक्स पॉलिटिशियन कह दूं भी। हाँ, एक्स एमएलए कैंडिडेट कह सकते हो। नहीं, अभी आप किसी पार्टी में नहीं है तो इसलिए एक्स पॉलिटिशियन कह रहा हूँ। विधानसभा का चुनाव लड़े थे 2024 में, चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है भीम आर्मी, अच्छा, आजाद समाज पार्टी और जेजेपी कैंडिडेट थे हरित बैसला जी। हरित जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। हरित जी, मैं तो बता रहा था अभी कि पिछले काफी दिन से पलवल चर्चा में है जी, और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कुछ इस अंदाज में जी कि क्या अगर कोई व्यक्ति देखने भालने में बड़ा तंदुरुस्त हृष्ट पृष्ट लगता हो तो उसको अंदर से कोई बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है संजय जी, क्यों नहीं हो सकती। या भी आप बड़े तेज हंस रहे थे। कोई हंसमुख आदमी हो, कोई सबसे इज्जत से पेश आता हो, शरीफ आदमी हो, तो वो किसी प्रकार से किसी अनियमितताओं में या करप्शन के मामले में नहीं हो सकता, ऐसा भी है कि उसके? देखिए, जो मिजाज हंसमुखता की जहाँ तक बात है, ये मिजाज यदि अच्छा लगता है तो किसी नेता पर अच्छा लगता है, किसी समाज सेवी पर अच्छा लगता है, लेकिन किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी के पास
इस तरह के मिजाज की मैं समझता हूँ कोई जगह नहीं होती। नहीं, मगर उस मिजाज से और करप्शन का मिला रहा हूं मैं तो बस सिर्फ जो आरोप है। जी देखिए, सब चीज़ें हो सकती है। एक बहुत सुंदर शरीर में अंदर बहुत खराब बीमारी हो सकती है। एक वो इंग्लिश की एक कोट भी है कि स्माइल हाइड्स द डीपेस्ट सीक्रेट। तो जो मुस्कुराहट है बड़े गहरे राज अपने अंदर छुपा के रखती है। तो ये कहानी भी इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो कॉन्टेक्चुअल जो बात चल रही है उसमें मैं सार घर पे समझता हूँ, और निश्चित रूप से हो सकती है बीमारी। मैं इसका पूर्ण अच्छा, एक और बात कर लेते हैं जी। आप गुजर समाज से आते हैं जी, मैं पंजाबी समाज से आता हूँ जी। क्या आप दावा कर सकते हैं कि कोई गुजर समाज का अधिकारी, व्यक्ति, राजनेता जी वो 100% बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी? देखिए, करप्शन की ना कोई जाति होती है, करप्शन का ना कोई धर्म होता है। करप्शन एक ऐसी बीमारी है जो किसी खास व्यवस्था को देख करके किसी के अंदर नहीं जाता। लेकिन वो अगे गुजर समाज का है या किसी ब्राह्मण समाज का है या किसी जाट समाज का, इसलिए करप्शन उसके पास है, ऐसा नहीं है। करप्ट व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व होता है, कोई जाति करप्ट नहीं होती है। एक और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और जोड़ लें जी। ये जो किसी पर आरोप लगते हैं करप्शन के, इनमें कुछ आधार भी होता है या निराधार होते हैं ज्यादातर? क्या देखिए, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ यदि पलवल में आरोप लगने की बात है, पलवल जिला अपने आप में इतना उदासीन और इतना न्यूट्रल जिला रहा है कि यहाँ पर तो कोई कितना भी करप्शन कर लो कोई बात ही नहीं करता। लेकिन यदि अगर थोड़ी भी बात हुई है तो इसका मतलब करप्शन का लेवल बहुत बड़ा है। पलवल तब बोलता है जब पलवल के सिर से बिल्कुल चीजें पार हो जाती है। और अब मैं देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वकीलों की देख रहा था, मतलब बड़ा मुझे ये लगा कि करप्शन अपने लेवल से बहुत पार गया, जब जाके थोड़ी बहुत आवाज उठी है। आपको जोड़ों की विषय है क्या जी? पलवल के अंदर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ लगभग 4-5 दिन से सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहा है। पलवल बार एसोसिएशन यानी कि जो वकीलों की सबसे बड़ी संस्था हुआ करती है किसी जिले में, उसके एक्स प्रेसिडेंट हैं दीपक चौहान। दीपक चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पलवल जिले के उपायुक्त पर संगीन आरोप लगाए। एक बार आपको सुनवाता हूं मैं आरोप। अगर नेता का फोन आ गया तो काम हो गया ना। वेटनरी डॉक्टर था तो जानवरों पे इसने काम किया है। ये पलवल के लोगों को जानवर समझता है कि ये बेवकूफ हैं, इनसे पैसा ऐंठो। तो इनको मैं बता देना चाहता हूँ ये जानवर नहीं है आप, लेकिन लोग इसलिए नहीं बोलते डीसी से पंगा है। और दीपक चौहान के जवाब में पलवल जिले के जो बार एसोसिएशन के आजकल के अध्यक्ष हैं जोगेंद्र चौहान, वो भी आए और उन्होंने एक तरह से कहें तो क्लीन चिट दी, सफाई दी। डीसी साहब का जो कार्यकाल है, व्यवहार है, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद में सुनील डागर, ये भी एक्स प्रेसिडेंट है, वो भी आए, उन्होंने भी सफाई दी। देखो, उन्होंने बतौर एक बार के सदस्य होने के नाते अपने निजी किसी कारणवश आरोप लगाए हैं। अन्यथा डीसी साहब का जो व्यवहार है काफी अच्छा है। हमने अपने दर्शकों को दोनों बातें दिखा दी हैं जी। दीपक चौहान के आरोप और सुनील डागर और जोगेंद्र चौहान की क्लीन चिट, किस अंदाज में लेंगे इनको? पहले दीपक चौहान को ले लीजिए। देखिए, जहाँ तक दीपक चौहान जी की बात है, उन्होंने जिस तरह बहुत बारीकी से चीज़ें रखी कि गन लाइसेंस को लेकर जो विषय थे, और व्यक्ति का भी जिक्र किया कि जिसके माध्यम से पैसा लिए जाते हैं, उन्होंने बताया भी कि वो व्यक्ति आपके सामने भी आ सकता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगे, वो व्यक्ति, मैंने मान लो किसी पर आरोप लगा दिए, अगर वो आरोप निराधार हैं, यदि उन आरोपों के अंदर ताकत नहीं है, जिन आरोपों के अंदर सच्चाई नहीं है, तो मैं ये कोशिश नहीं करूंगा कि या कोई भी इंडिविजुअल जिस पर आरोप लगे, कोई भी ऐसी व्यक्ति, अगर आप कोई भी दूसरा पक्ष कोई सफाई देने के लिए या क्लीन चिट देने के लिए आ रहा है, इसका मतलब कहानी में कुछ ना कुछ गहराई है, लोचा है, बिल्कुल लोचा है। कि यदि कोई व्यक्ति साफ है, कोई कितने भी आरोप उस पर लगा ले, उसको किसी सफाई की आवश्यकता नहीं। लेकिन मुझे तो बड़ा बुरा लगा इवन कि मैं देख रहा था कि हमारी जो बार एसोसिएशन है वो अपने आप में एक बहुत अपनी यूनियन के लिए, अपनी एकता के लिए बहुत प्रसिद्ध जानी जाती है। वकीलों की जो एसोसिएशन जानी जाती है। पिछली बार हमने देखा था कि एसपी साहब के खिलाफ भी इतना मोर्चा खोला था, अब ये खुद ही आमने सामने हो गया। और मतलब जब इस तरह की बड़ी एसोसिएशन अपनी यूनियन को कहीं ना कहीं में मुझे बहुत फीका महसूस हुआ। यार, कम से कम आप तो एकता रख लो, आप तो जिले की भलाई के लिए खड़े होने वाले लोग, और आप आपस में इस तरह की आप रखो अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी कोई एक्स प्रेसिडेंट है, कोई भावी प्रेसिडेंट है, कोई फिलहाल प्रेसिडेंट है, आप रहो, लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है वो पलवल की भलाई के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी पर आरोप, किसी पे क्लीन चिट की। आप सच्चाई आपको कहनी चाहिए जनता के सामने। मतलब दीपक चौहान तो आरोप लगा रहे हैं जी, उनके आरोप की बात आ गई, आरोप सच्चे हैं झूठे हैं, ये या तो जांच हो उसकी तब सामने आई जी, और या उसको दीपक चौहान जाने जी किस आधार पर लगा रहे हैं, या जिस पर आरोप लग रहे हैं वो जाने कि आरोप क्यों लगे। बिल्कुल।
ये जो दो सफाई वाली बात अभी आपने कही, इसे कौन सा अंदाज कहा जाए इसको? देखिए कहीं ना कहीं ये दर्शाता है इस बात को कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द डोर बातें हुई हैं और उस छवि को थोड़ा सा एक चमकाने की, उस छवि को थोड़ा साफ करने की एक इस तरह की कोशिश है कि जिससे कि पब्लिक अंदर मैसेज जाए कि जो आरोप लगे हुए ऐसे नहीं है। तो ये तरह से पर्दे के पीछे की एक कोशिश है जो कहीं ना कहीं समझता हूँ कि पलवल के हक में नहीं है। ठीक है, मान लो वो करप्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने ये भी मान लिया, लेकिन आप लोग तो इस बात को मत कहो। जो चीज जो व्यक्ति सह रहा है, दीपक चौहान जी ने जो बातें रखी, आप उन बातों को, आप तो वकील हो, आप सबको तो एक मंच पे एक साथ होना चाहिए। तो अच्छा, एक चीज देखी जाती है हरीश जी, आप सामाजिक जीवन में काफी समय से हैं जी, चुनाव भी आप लड़ चुके, एक बार आपने जिला परिषद चुनाव भी लड़ लिया, अब आपने विधायक का चुनाव भी लड़ लिया, हो सकता है आगे और बड़े चुनाव भी आप लड़ो, खैर वो अलग विषय है। सामाजिक जीवन में आप हो, वो भी है, पंचायत में, पंचायतों में आना जाना होता है। बिल्कुल। एक ना बड़ा पुराने देखा जाता है, एक कहावत भी रही है कि जो दंडवत होता है वो दंड के आगे होता है, यानी कि दंड और दंडवत को जोड़ा गया है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई पावरफुल व्यक्ति हो, शासन का हो, प्रशासन का हो, सरकार का मंत्री हो, एमएलए हो या कोई अधिकारी हो, तो उनकी नजर में देखिए साहब आप पे बात आ रही थी, मैं आगे आ गया। ये अंदाज तो नहीं है कहीं? हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई अपने हित साधने की उनकी रूपरेखा हो और कहीं ना कहीं एक इस तरह की अपने प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति का बनवाना हो कि भविष्य में मैं उसके बदले में कोई अपनी कहानी सीधी करवा लूं। हाँ। इस तरह की मानसिकता भी हो सकती है। हो सकता है ना कि भाई देखो जी आपके ऊपर बात आ रही थी, हाँ, और आपके मैं आपके लिए खड़ा हो गया, आपने कही या ना कही पर मैं देखो सामने आ गया जी पहले। लेकिन इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं उस आम व्यक्ति को, जिस व्यक्ति जो करप्शन का शिकार हुआ है, उसके मन में एक बहुत बड़ा दर्द पैदा करती है। और आप अपने हित साधने के लिए या अपनी इस तरह की दिखाने के लिए कि मैं तो आपका बहुत करीबी हूँ, मैं तो आपके लिए ये कर रहा हूँ, नहीं, आप आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के लिए बात करिए, ना कि किसी शासन और प्रशासनिक व्यक्ति को सेव करने के लिए बात करिए। मैं भी हरीश जी एक बात और कह रहा था जी, कास्ट वाली जी। मैंने कहा था कि आप गुजर समाज से आते हैं, मैं पंजाबी समाज से आता हूँ। अगर पिछले कुछ दिनों में देखें, खासकर इसी जो ये चैप्टर चल रहा है सारा जो जी, इसमें भी एक समाज विशेष के लोग आकर के, जो खासकर यूथ हैं, वो उसके अंदर आकर के ना सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट डालते हैं कि देखिए जी एक हमारे समाज का फलाना आदमी रास नहीं आ रहा। हर बात को कास्ट से या समाज से जोड़ना कहाँ तक उचित मानते हो, कितना वाजिब है? देखिए ये जो लोग हैं, जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो कास्ट से जोड़कर चीज़ों को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सभी युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि आज जो तुम अपनी जाति के व्यक्ति को, अधिकारी को ढूंढ करके उन्हें बचाने की और ये कहने की हमारी जाति का इसलिए इन्हें घेरा जा रहा है, इस तरह की बातें करें, क्या उसी जाति के व्यक्ति के लिए आप किसी एक युवा के लिए आज तक खड़े हुए जो संघर्ष कर रहा है? आज तो वो अधिकारी डीसी बन गया, वो कुछ भी बन गया, वो एसपी बन गया, डीसी बन गया, लेकिन क्या अपनी उसी जाति में जो आपके आसपास युवा संघर्ष कर रहे हैं उन पदों तक जाने के लिए या अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, क्या आप उनके साथ खड़े होते हैं? मैं उन युवाओं से पूछना चाहता हूं, आपकी मीडिया के माध्यम से, आपने कमेंट कर दिया, आपने बातें रख दी, अरे उनके साथ भी तो खड़ा होना सीखो, जो परेशान है, जो दुखी है और जो इस रास्ते तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है। आप तो मतलब इसलिए साथ लग जाते हो कि भाई अपनी उस तरह की मानसिकता बनाने के लिए कि भाई वो व्यक्ति उस पद पे है, हम उसकी जो आपने अभी पहले बात करी थी, दंडवत, हाँ वो वाली बात, ये भी वही है क्या? ये वही है, वही बात मैं इसको कहूंगा, बस प्रभावशाली व्यक्तित्व के आगे दिखाने की कोशिश, नतमस्तक हो जाना एक तरह से। भाई देखिए हम तो आपके साथ जी। अभी आप ये कह रहे थे कि पलवल जो है उदासीन जिला है जी, पलवल तब बोलता है जब सिर से पानी उतर जाता है जी। क्या वाकई पानी सिर से उतर रहा है? देखो जिस तरह पलवल का इतिहास रहा है, मैं तो मान लूंगा आज इस बात को कि वास्तव में पानी सिर से उतर गया तभी कोई आवाज़ निकली है। नहीं, पलवल के अंदर बहुत कम ऐसा चीज़ें देखने को मिलती है करप्शन के खिलाफ पलवल कभी वोकल होता है, नहीं होता ना पलवल के लोग। आवाज़ तो बहुत दिन से उठ रही है। मैंने तो मुख्य रूप से अभी चीज़ें देखी और मेरा खुद का पर्सनल वो भी रहा, मैं डी साहब से मैं मिला भी था एक बार किसी विषय को लेकर, और वो विषय भी था नर्सिंग कॉलेज को लेकर, मैं उनसे मिला था, सीएम साहब की रैली थी, उसको मैंने उनके सामने रखा भी था, मेरा तो नंबर ब्लॉक कर दिया उन्होंने, मुझे तो कॉल पे ब्लॉक कर रखा है डी साहब ने। कोई बात नहीं, आज तक आप ब्लॉक, मैंने कभी ये चीज़ सोशल मीडिया पे पब्लिक में कहीं नहीं रखी कि मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है। जैसे डीजीपी साहब ने नंबर ब्लॉक कर दिया, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत भी आपके एक्स नेता है वही आज मेरे साथ भी हो रखा है, आपका नंबर डीसी ने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर रखा है। मैंने कहा स्वागत है आपका, आप करिए ब्लॉक, लेकिन क्योंकि वो ब्लॉक क्यों कर, आपने जानने की कोशिश नहीं की, मिलने उनसे गए हो कभी? जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति के हक और अधिकार की बात करेगा उसे इसी तरह से एक तरफ और इग्नोर कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति, मैं देख रहा था दीपक चौहान जी की बात, वहां पर जो व्यक्ति
ऐसी रूपरेखा बनाएगा कि जहां से कुछ फायदा हो ना हो, और फायदा भी आप समझते कौन से फायदे की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों का उनको सब उनके नंबर के उनके रात के 12 बजे भी फोन उठ जाएगा, जो लोग उनके फायदे के होंगे, जो लोग उनके काम के होंगे। जो जनता के काम की बात करेगा उनके नंबर ऐसे ही ब्लॉक करे जाएंगे। शासन ऐसा ही है। अच्छा, अभी आप जो फिर वहीं जोड़ रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ अभी। अभी आपने कहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आपने कही है जी कि पलवल उदासीन जिला है जी, और यहाँ सर से पानी उतरने के बाद कुछ बात आती है जी। किस लेवल पर मानते हो आप, क्या है पलवल के अंदर? देखिए पलवल के देखो, अंदर एक बीजेपी के कार्यकर्ता है, मैंने उनका काफ़ी चलाया था, और मैं तो ये मानूंगा कि उसके 2 दिन बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पड़ गई पलवल नगर परिषद के अंदर। एक नक्शाकार, उसके अंदर वो जो पटवारी था वो अरेस्ट भी हो गया। बिल्कुल। उसके अंदर BI भी गए थे। मैं कुछ नहीं कहूंगा कि कैसे गए थे, कैसे आए थे क्योंकि ये आना जाना तो सब हो जाता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। लेकिन अगर सत्ताधारी पार्टी के लोगों को भी लगता है जी, आप भी कह रहे हैं, तो ये कान तक आवाज नहीं पहुंच रही सरकार की। देखिए आप इस बात को, मैं तो इतनी गहरी बात समझता हूँ, मैंने आपके चैनल पे देखी थी देश रोजाना के ऊपर ये बात। आजाद पाठक जी शायद उनका नाम है। मतलब एक व्यक्ति जो सत्ता में है, एक व्यक्ति जो सत्ता में रहने वाले मंत्री के बहुत करीबी भी माना जाता है, जो करीबी जब व्यक्ति सत्ता का हो जाता है तो वो हमेशा कोशिश करता है कि सत्ता को मैं इस तरह से संभालूं कि लोगों के अंदर गलत मैसेज ना जाए। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के गहरे सच दर्द होगा उनको। बिल्कुल, मैं आप सोचिए ये बात, जख्म गहरे होंगे। अब आप जब इन गहरे जख्मों की बात इकट्ठा करके लाओगे तो कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार पलवल का प्रशासन है, पलवल के DC हैं। मैं तो ये नहीं कहता कि DC साहब डायरेक्टली इसमें करें, लेकिन जब किसी स्कूल के प्रिंसिपल के, अगर स्कूल का प्रिंसिपल है, उसके स्कूल में कुछ होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के पास। केवल नौकरशाह या सियासतदान भी? नौकरशाह की क्या ताकत है कि बिना सियासत के हलचल भी कर दे? किसी ताकत है किसी नौकरशाह की? मैं तो नहीं समझता ताकत। आप देखिए, अभी आपने कहा कि DC प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्टर भी होते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है, और स्कूल का चेयरमैन भी होता है जो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है स्कूल को। ये कहानी बहुत वही घूम के आती है। और आप देखिए हरियाणा के अंदर मैं देख रहा हूँ कि रोज सस्पेंशन हो रहे हैं, रोज तबादले हो रहे हैं, एक एक अधिकारी के नोटिस आ रहे हैं। आप देखिए मतलब किस तरह की हरियाणा की सरकार चल रही है कि आपको 2 IAS बदले गए। ये क्या हो रहा है? मतलब यदि आपको एकदम से, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अंदर सिस्टम में बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा बौखलाहट है, बहुत ज़्यादा सिस्टम हिला हुआ है। कहीं किसी का तीर है, कहीं किसी के तीर को काट रहा है, कोई किसी के तीर को। अभी आपने बताया ना, अभी एक और बताता हूँ मैं आपको जी। पलवल के अंदर एक तहसीलदार थे कुंवरदीप सिंह जी, सरदार कुंवरदीप सिंह, उनका ट्रांसफर हुआ सिंगल ऑर्डर जी। वो पता नहीं कहाँ भेजे हैं, उनको तो भेज दिया यहाँ से। उनकी जगह जो लगाए गए हैं वो मिस्टर कोई प्रमोद हैं, और वो रोहतक जिले के अंदर नायब तहसीलदार हैं। उनको एडिशनल चार्ज दिया गया पलवल का। अब आप सोच के देखिए इस बात को कि यदि पलवल के अंदर तहसीलदार भी एडिशनल चार्ज भी होंगे, और दूसरा एडिशनल चार्ज कहाँ का व्यक्ति ले रहा है? रोहतक का, 140 किलोमीटर दूर का। आपको एडिशनल चार्ज 3 दे दो, आपको चार्ज देना फरीदाबाद का दे दो, नजदीक किसी भी तहसीलदार को आप दे दो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर से वो जो आजाद पाठक जी ने जो बात कही थी कि तहसील के छोटे छोटे कमरों में बड़े बड़े नोट की गड्डी गिनी जाती है, तो कहीं मुझे अंदर अंदर महसूस होता है कि जो व्यक्ति इतनी दूर से इतनी नज़दीक लाया गया है, आप सोचिए कै दिन वो यहाँ पर आएगा, तो कहीं ना कहीं उस शासन में इतनी कमियां खड़ी हो जाएंगी, और उन कमियों से जिनको फ़ायदा होना वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं करी होंगी। और ये बड़ा शर्मनाक मैं इसको समझता हूं कि आप एक रोहतक के अधिकारी को एक एडिशनल चार्ज, पलवल इसलिए पलवल उदासीन है कि आप एडिशनल चार्ज से पलवल जिले को चला रहे हो। अरे लगाइए आप तहसीलदार, आपके पास तहसीलदार को कमी है क्या? मतलब सब चीज़ें हिली जुली सी हैं, सब खराब सा है, बहुत खराब सा है। तो चुनाव तो आपने भी लड़ लिया जी, सियासत में नजदीक जाते हैं जी। मैंने आपके फोटो भी बहुत देखे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ भी, मनोहर लाल जी के साथ भी मिलते भी, आप उनसे जी शिकायतें भी करते हैं, कोई समाधान भी निकला कभी? देखिए मैं तो संजय जी, मैं खुले मन से आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि मैं तो नायब सैनी जी के पास अविश्वास प्रस्ताव लेकर के मैं जा रहा हूँ। अब तक अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाती थी, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव लेके मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, और मैं हाथ जोड़ के उनसे अपना किराया मांगूंगा। जी मेरे 4 चक्कर लग गए यहाँ के, और मेरे पास नहीं है जी पैसा, मेरा जो खर्च लगता है मेरा किराया भी दे दो। नर्सिंग कॉलेज आपने खोल दिया, हमने देख लिया, बालक पढ़ गए उसमें, बन गए सब डॉक्टर बन गए, सब MBBS करके सब चल गया। आप मेरे 3 बार के खर्चे दे दो, और ये लो अविश्वास प्रस्ताव। आप विश्वास मतलब आपको सरकार पर विश्वास नहीं? मुझे नायब सैनी जी पर विश्वास नहीं है। मैं एक व्यक्ति से, आप सीधे नायब सिंह सैनी जी पर क्यों जाते हैं? आप पलवल में विधायक हैं, फरीदाबाद में आपके सांसद हैं।
पलवल के विधायक को सरकार के वजीर हैं, सांसद सरकार के वजीर हैं, आप सीधे ऊपर वाली सीढ़ी पे जा रहे हो चौथे पैमाने पर। ये सरकार, जो पलवल के वजीर हैं, जो फरीदाबाद के वजीर है, यदि ये किसी काम के होते तो नर्सिंग कॉलेज 9 साल से ऐसे ही चल रहा होता कागजों में, यहाँ चलता। ये किसी काम के हैं क्या? किसी कॉलेज में स्टाफ है क्या पलवल के अंदर? कहीं डॉक्टर्स की कहीं पूर्ति हो रही है इन पे? ये इन वजीरों पे मुझे भरोसा नहीं है किसी पे भी, ना तो पलवल के वजीर पे ना फरीदाबाद के वजीर पे। अपने अपने काम में लग रहे हैं, अपनी अपनी वजीरियत उनकी अपनी दिशा में चल रही है कि उनको अपना रूपरेखा, आप समझ रहे हो सारी बात मैं कहाँ कह रहा हूँ। नायब सैनी जी से शिकायत इसलिए कि मैं उनसे जाके मिला हूँ। मैं एक आम घर से आता हूँ और मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि मेरे कोई कंपनियाँ चल रही है, ना मैं कोई भ्रष्टाचारी हूँ। मैं अपनी बहुत मेहनत की कमाई, जो कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ, वहाँ से कुछ आ जाता है, उस कमाई से मैं 3 बार चंडीगढ़ चक्कर लगाए मैंने। और नायब सैनी जी में डायरेक्ट कहा, मेरे सामने अधिकारियों को इतना मजबूत धमकाया, मुझे 2 दिन बाद तक फोन आया अधिकारियों के, लेकिन क्या हुआ? मतलब क्या लगता है कि उन्होंने वो धमकाया था वो नाटक था, या फिर अधिकारी सुनते नहीं मुख्यमंत्री की? ये कहानी तो जी अब की बार जो विश्वास प्रस्ताव दूंगा मैं तब पूछूंगा उनसे कि अधिकारी आपकी नहीं सुनते कि आप नाटक कर रहे हो। विश्वास प्रस्ताव में क्या लिखोगे? बार-बार उसमें लिखूंगा जी कि मुझे मुझे एक व्यक्ति के रूप में, हरियाणा के एक युवा होने के नाते, एक शिक्षित युवा होने के नाते और पूर्व प्रत्याशी होने के नाते, मुझे हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी, आप हरियाणा के एक जागरूक मतदाता भी हैं। जागरूक मतदाता, एक वोट आपका, एक वोट नायब सिंह सैनी साहब का, एक वोट गौरव गौतम का, एक वोट कृष्णपाल गुर्जर का, एक वोट सबका होता है। मोदी जी का भी एक ही वोट है। मोदी जी का भी एक ही वोट। उसी लिहाज पे आप कह रहे हैं जाएंगे कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, ना तो आपके अधिकारी सुनते, और हमारा नर्सिंग कॉलेज ऐसा कैसा पड़ा है आज तक। नर्सिंग कॉलेज ही खाली या कुछ और भी? वो कुछ और तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है वो तो सारा आपको पता ही है। तो फाइनल एक आपकी ओपिनियन क्या है, जो इसी पे वापस आ रहा हूँ, जो सब चल रहा है इस पर क्या फाइनल ओपिनियन? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा कि इस तरह जिले की बहुत बदनामी होती है। जिस तरह एक डीसी एक बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है, एक बहुत रेप्यूटेड पोजीशन है, और जब उसके खिलाफ किसी जिले के अंदर, एक तो होता है प्लानिंग के साथ चीज़ें होना, जब इस तरह से मुखर रूप से करप्शन की चीज़ें आने लगे तो आपके पास यू हैव ऑल द पावर्स, आप उनको जांच बिठाइए या आप उनको आप ट्रांसफर करिए। मतलब अगर कोई गलत आरोप लगा उस पर कार्रवाई हो, बिल्कुल तुरंत एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जो इतने बड़े इस तरीके से खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, एक्शन भी उन पे बिल्कुल। आप कम से कम छवि तो सुधारिए अपनी, या तो अधिकारी को हटाकर छवि सुधारिए, या फिर जो गलत आरोप लगा रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेकर आप छवि सुधारिए। इस तरह से जिले को बदनाम ना करें। मैं सीएम साहब से कहूंगा कि रोज आप ट्रांसफर भी कर रहे हो, रोज आप सस्पेंड भी कर रहे हो, या तो जांच करा के तुरंत इस पर एक्शन होना चाहिए, या फिर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो इस तरह की बातें कह रहे हैं। क्योंकि क्रेडिबिलिटी का सवाल है। बिल्कुल, बहुत ये जनता के विश्वास का सवाल है। जनता सरकारों पर विश्वास करती है, सरकार के नुमाइंदे ही होते हैं जो अधिकारी बैठे होते हैं। अगर इस प्रकार से आरोप लगेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ना वो समाज के लिए, ना वो शासन के लिए, ना वो प्रशासन के लिए, किसी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। संजय जी, मैं एक बात और जोड़ूंगा कि मतलब क्या इनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है सरकार का, कि भाई डॉक्टर हरीश जी स्टिल हेयर, मतलब इलेक्शन से पहले के वो यहाँ है, और मैं नहीं देख पा रहा कितना लंबा कोई डीसी कहीं चल रहा है। मतलब क्या इंटरेस्ट है इनका सेल, मैं पूछना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं है, 2-2 साल तक बहुत अधिकारी रहते हैं, और रहने भी चाहिए वैसे तो। बिल्कुल रहने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब नहीं रहने चाहिए। अगर वो आरोप झूठे हैं तो उन पर एक्शन हो, और या फिर जांच हो, और जांच के बाद निकले दूध का दूध और पानी का। तो इसके साथ ही ये एक गंभीर विषय था, गंभीर मुद्दा था, जिस पर हमने आपके साथ बातचीत की। ऐसे ही किसी ना किसी विषय पर, किसी ना किसी मसले पर आपसे लगातार हम रूबरू होते रहते हैं, और आगे भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।